वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारी यूट्यूब चैनल सफलता की सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 13 जुलाई और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स के साथ उसको भी कवर किया जाएगा, जिसका नाम है भारत के दर रे इंडियाज पासेस। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता केजांग डी थोंगडोंग ने 2020 का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में 17th नेशनल फिल्म्स अवार्ड में। सर्वप्रथम यह दिया गया था एक्ट्रेस देविका रानी को। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की सम्मानित राशि और एक गोल्डन पेन दिया जाता है। 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के जी के बारे में तो इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। यह इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व स्क्रीन राइटर थे। 1913 में इनकी मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र, जिसको भारतीय सिनेमा की पहली मूवी कहा जाता है और यह एक साइलेंट फिल्म थी। अगर बात की जाए भारत की पहली बोलती फिल्म के बारे में तो यह आई थी 1931 में, जिसका नाम था आलम आरा। अगर हम बात करें नेशनल अवार्ड्स के बारे में तो इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में और नेशनल अवार्ड्स का जो समारोह है यह हर साल विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाता है। बात की जाए 66 फिल्म अवार्ड्स के बारे में तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था आयुष्मान खुराना को उनकी मूवी अंधाधुंध के लिए व विकी कौशल को उनकी मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था कीर्ति सुरेश को। बेस्ट फीचर फिल्म थी हेल्लोर, यह गुजराती भाषा की फिल्म थी। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धार और इनकी मूवी थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अगर बात की जाए 67th फिल्म अवार्ड की तो 3 मई को इनका आयोजन होना था, 3 मई 2020 को, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनको अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारतीय साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार है और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये 22 भाषाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं, उन भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम 1965 में जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया था। यह मलयालम भाषा के लेखक थे। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया अकितम अच्युतन को, यह भी मलयालम भाषा के लेखक हैं। अगर हम बात करें साहित्य अवार्ड्स के बारे में तो यह अवार्ड दिया जाता है 24 भाषाओं में। 22 वो भाषाएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं और 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी व राजस्थानी। सर्वप्रथम यह अवार्ड दिया गया था 1954 में आर के नारायणन को इनकी बुक द गाइड के लिए। 2019 में यह अवार्ड दिया गया है शशि थरूर को इनकी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, इस अवार्ड को कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज और यह पुरस्कार फिलिपीन के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह अवार्ड एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम यह अवार्ड दिया गया था 1958 में विनोबा भावे को और विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया गया था। 2019 में यह पुरस्कार दिया गया एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को। अगर हम बात करें मैन बुकर पुरस्कार के बारे में तो यह अवार्ड 1969 से इंग्लिश भाषा के उन नॉवेल्स को दिया जाता है जिनका पब्लिकेशन यूनाइटेड किंगडम में हुआ हो। 2019 में यह अवार्ड मार्गरेट एटवुड को उनकी बुक द टेस्टामेंट के लिए और बेर्नार्डिन एवरिस्टो को उनकी बुक गर्ल वुमेन अदर के लिए दिया गया था। अगर हम बात करें मेंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में तो यह अवार्ड 2005 से दिया जा रहा है। यह किसी भी भाषा के नोवेल को दिया जाता है जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हो और 2019 में यह अवार्ड दिया गया था जोखा अलहार्थी को इनके नोवेल सेलेस्टियल बॉडी के लिए और यह पहली अरबी लेखिका बनी जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह दोनों अलग हैं, मैन बुकर प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित करने की योजना बनाई है? तो जो मालाबार नौसेना अभ्यास है वह होता है जापान, अमेरिका और इंडिया के बीच में। इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बनाई है और ये चारों देश मिलकर बनाते हैं क्वाड्स समूह और जो क्वाड्स समूह है इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगर हम बात करें भारत की नौसेना के बारे में तो वर्तमान में इसके नेवी चीफ हैं करमबीर सिंह और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस के रूप में। बात की जाए भारत और अन्य देशों के बीच होने वाली नवल एक्सरसाइज के बारे में
तो भारत की जो फ्रांस के साथ नवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वरुण। यूनाइटेड किंगडम के साथ जो होती है उसका नाम है कोनकण। मालदीव श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है दोस्ती। इंडिया जापान और अमेरिका के बीच में होती है मालाबार। और इंडिया कतर के बीच में होती है जायल अल बहर। और इंडोनेशिया के साथ होती है समुद्र शक्ति। श्रीलंका के साथ होती है स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स और जापान के साथ जिमैक्स और रसिया के साथ होती है इंद्रा। तो इनको आप याद रखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हो गया है? तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम है एशिया कप। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने एशिया में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। पहले इसका आयोजन सितंबर 2020 में होना था और इसका आयोजन होना था पहले पाकिस्तान में, लेकिन सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इसकी मेजबानी श्रीलंका को दे दी गई है। एशिया कप में इस बार 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग। अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में राहुल द्रविड़ विजडम द्वारा जारी लास्ट 50 ईयर के बेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं और रविंद्र जडेजा विजडम द्वारा 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं। और फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 100 एथलीटों की सूची में विराट कोहली रहे हैं 66 प्लेस पर। बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो ओलंपिक गेम्स हैं इनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है 21 जुलाई तक। इनका आयोजन होगा टोक्यो, जापान में। बात की जाए बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में, तो इनको भी कोरोना वायरस के चलते 2-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई किताब हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तेनजिन गे टेथॉन्स। यह पुस्तक रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है इस पुस्तक को, और यह बुक दलाई लामा के सबसे करीबी 40 वर्षों से रहे सलाहकार तेनजिन गे टेथॉन्स द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14th दलाई लामा तेनजिन ग्यात्स्यो की यादगार यात्रा का वृतांत करती है। दलाई लामा, जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, यह 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। वर्ष 1989 में इन्हें शांति व अहिंसा की शिक्षा देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, पीस का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जेके रोलिंस हाल ही में इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है इकाबॉग। अमीश त्रिपाठी, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। एस गुरु मूर्ति, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या कितनी हो गई है? तो यह संख्या हो गई है 2967। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की 4th साइकिल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे रहा। लेटेस्ट सेंसस के अनुसार भारत में 2967 टाइगर्स हो गए हैं, जो दुनिया के 75% है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में यह फैसला किया गया था कि भारत 2020 तक जो उसकी टाइगर्स की संख्या है उसको दोगुना करेगा, और इसको भारत ने अचीव किया उसके टारगेट ईयर के पहले ही। और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को हर 3 महीने में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें टाइगर की, तो ये भारत का राष्ट्रीय जानवर है, नेशनल एनिमल है, और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी भूमि की निगरानी हेतु ब्लूइस की शुरुआत की है? तो यह राज्य है उड़ीसा। ब्लूइस का फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस स्कीम। उड़ीसा सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। वह सरकारी भूमि पर नए निर्माण के बारे में अधिकारियों को सचेत करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को आइकॉनिक टूरिज्म साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, और उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। और उड़ीसा में दिया जाता है सूरज अवार्ड ऑर्गन डोनेशन के लिए। और ई लर्निंग मोबाइल ऐप मधु ऐप लॉन्च किया गया है उड़ीसा में ही। और जो कवियों की 39th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट, इसका आयोजन होना है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान,
और बात की जाए केरल के बारे में तो केरल ने दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए शुरू किया है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। बात की जाए दिल्ली के बारे में तो दिल्ली ने खोला जाएगा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया है? तो यह है सुरेश माथुर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के बारे में रिसर्च करने के लिए और सिफारिशें देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है और इस पैनल को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को कम करने की संभावनाओं को तलाशने का काम सौंपा गया है। IRDAI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश माथुर को इस 9 सदस्यीय कार्य समूह का अध्यक्ष बनाया है। IRDAI की स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसके जो चेयरपर्सन है वह है सुभाष चंद्र कंटिया। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो जो जी आकाश हैं, जी आकाश बने भारत के 66th ग्रैंड मास्टर। और बात की जाए बाल्टेरी बोटास के बारे में तो इन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स का अवार्ड जीता। फ्रिया ठकराल, इन्होंने जीता डायना अवार्ड 2020। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देशव्यापी योजना सीरो निगरानी योजना को कौन शुरू करेगा? तो इसको शुरू करेगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जनसंख्या के बीच कोविड-19 की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सीरो निगरानी करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा मई 2020 में ICMR द्वारा सीरो सर्वेक्षण शुरू किया गया था जो अभी प्रोग्राम में है। अगर हम बात करें ICMR के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके DG हैं बलराम भार्गव। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात की जाए नीति आयोग के बारे में तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह हैं राजीव कुमार और इसके चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। बात की जाए सिडबी के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। इसके एजेंसी हेड हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात करते हैं हमारे संडे स्पेशल टॉपिक भारत के दर्रे इंडिया पासेस के बारे में। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम्स में से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। और हम बात करें दर्रा होता क्या है? 2 पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक प्राकृतिक रास्ता जिस पर से होकर हम उन पहाड़ों को पार कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं दर्रा। अब बात की जाए भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में तो जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं वह इस मैप पे के रूप में दर्शाए हुए हैं। अगर हम सिक्किम से शुरुआत करें तो सिक्किम का जो दर्रा है नाथुला दर्रा, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और सिक्किम में जिलेपला दर्रा भी है। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में तो जो यांग्याप दर्रा है, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यह जोड़ती है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। और जो दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। बोम्बडीना दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और तांगराड दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में है तुजू दर्रा और यह दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी एक दर्रा है जिसको हम असीरगढ़ कहते हैं और यह दर्रा दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र में है थालघाट भोरघाट। जो थालघाट है यह मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है और जो भोरघाट है यह मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें पालघाट की तो यह है तमिलनाडु में। ये कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है। अगर हम बात करें श्रीलंका के दर्रे के बारे में तो उसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। अब अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में तो जो बनिहाल दर्रा है वह जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है और इसी दर्रे में होकर बनी हुई है जवाहर सुरंग। बात की जाए जोजिला दर्रे के बारे में तो यह कनेक्ट करता है लेह को श्रीनगर से। पीर पंजार दर्रा मुजफ्फराबाद को कनेक्ट करता है श्रीनगर से। और जो काराकोरम दर्रा है यह जम्मू कश्मीर को चीन से कनेक्ट करता है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है तो इसको आप याद रखिएगा। जो बुर्जिला दर्रा है यह गिलगित को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अब हम बात करें उत्तराखंड के दर्रों के बारे में तो उत्तराखंड में है माना दर्रा और नीति दर्रा।
जो नीति दर्रा है वह कैलाश मानसरोवर मार्ग जो है वह नीति दर्रे से होते हुए बना हुआ है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में, तो जो बाड़ा लाचा दर्रा है यह मंडी व लेह को जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है यह जोड़ता है शिमला और तिब्बत को। सतलुज नदी का यह एंट्री द्वार है, यहीं से सतलुज नदी एंट्री करती है। बात की जाए रोहतांग दर्रे की, तो जो रोहतांग दर्रा है इसे नदियों का गार्ज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से रावी व ब्यास नदी इसी दर्रे से निकलती हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान के दर्रों के बारे में, तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा है जो काबुल को पेशावर से जोड़ता है, और बोलना दर्रा है जो सिंध को बलूचिस्तान से जोड़ता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।